हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 49, वो एज यूजुअल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के ऊपर ही होने वाला है, जो कि रिलेट करता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से। बेसिकली बेटा, हमने यहाँ पर केस 1 स्टडी कर लिया था और केस 2 हमारा प्रोसेस में था। जहाँ बेटा जो हमारा केस 1 था वो रिलेट करता था कि अगर मान लो आपको पार्टनर्स के कैपिटल एडजस्ट करनी है और क्वेश्चन में आपको नई फर्म की कैपिटल गिवन है, तो आप कैसे पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट कर सकते हो, वो हमने केस 1 में देखा था। बट जो हमारा केस 2 है बेटा, यहाँ पर हमें नई फर्म की कैपिटल गिवन नहीं होती है। तो ऐसे में बेटा हमें यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल को बेस लेना पड़ता है। ओल्ड पार्टनर्स मतलब रिमेनिंग जो पार्टनर आगे भी पार्टनरशिप फॉर्म में कंटिन्यू करेंगे, तो उनकी हमें एडजस्टेड कैपिटल लेनी होती है और उनकी एडजस्टेड कैपिटल को कंबाइंड करके हमें अपनी नई फर्म की कैपिटल निकालनी होती है एंड देन अपने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना होता है। तो वही बेटा हमारा केस 2 अभी चल रहा था। हमने एक मिनी क्वेश्चन केस 2 का ऑलरेडी कर लिया था, अगर आपको याद हो तो केस 2 का जो हमारा क्वेश्चन था, जो हमने सबसे पहले मिनी क्वेश्चन किया था, जो एग्जाम में 3 मार्क्स का भी आ सकता है, एग्जाम्पल नंबर 1। तो यहाँ पर बेटा हमने सिर्फ अपने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करके दिखाया था। ये बताया था कि कैपिटल एडजस्ट करने से कौन पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा या विड्रॉल ऑफ कैपिटल करेगा। तो हमने बस बेटा इतना ही इसमें देखा था। बट आज की क्लास में बेटा हम क्वेश्चन नंबर 1 भी स्टडी करेंगे प्रॉपर, जहाँ पर हम अपना वर्किंग नोट, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। ना एवरीवन बेटा, जो हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस 2 का एक फुल फ्लैज क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, वो इस तरीके से है कि यहाँ पे बोला गया है बेटा कि हमारे पास 3 पार्टनर हैं पी क्यू आर, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 3:2:1। ठीक है, यानी बिजनेस में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको पी क्यू आर 3:2:1 यानी 3/6, 2/6 एंड 1/6 में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कह रहे हैं ऑन 31 मार्च 2022 द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म स्टूड एट फॉलो। और बेटा 31 मार्च 2022 यानी ईयर एंड की बेटा बैलेंस शीट भी दी गई है, जो कि इस तरीके से है कि लाइबिलिटी साइड बेटा क्रेडिटर्स दिए हैं 13,000 के, बिल्स पेबल दिए हैं बेटा 590 रुपीज के, कैपिटल्स दिए हैं बेटा पी क्यू आर के 15,000 10,000 10,000 टोटल करके बाहर दे दिया कि टोटल कैपिटल है पी क्यू आर की 35,000। एसेट साइड बेटा कैश बैलेंस दिया है 4,700 और डेटर्स आपको दिए हैं 8,000 रुपीज के डेटर्स। और कैश, देखो कैश सबको पता है कि रोकड़ा है ना, जो पैसा बिजनेस के पास है, जो रुपए बिजनेस के पास है, हार्ड कैश जो है वो बिजनेस के लिए एसेट ही होता है। डेटर यानी जिनसे पैसा लेना है वो भी एसेट ही है बेटा। और स्टॉक की बात करें तो 11,690 का एक अनसोल्ड गुड्स है, जो अभी तक आपने मार्केट में बेचा नहीं है, तो स्टिल एट द एंड ऑफ द ईयर हम इसको अपना स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक मानते हैं और ये हमारा एसेट होता है बेटा। बिल्डिंग्स आपको पता है एज यूजुअल एसेट होती है बेटा, बिजनेस के लिए एसेट साइड है। और बेटा यहाँ पर ना पीएनएल अकाउंट का बैलेंस दिया गया है एसेट साइड, जो कि है 1200। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, बैलेंस शीट में हमारे पास 4 टाइप के प्रॉफिट होते हैं और 4 टाइप के लॉस होते हैं। तो वो जो 4 टाइप के प्रॉफिट होते हैं जो हमें लाइबिलिटी साइड दिखाई देते हैं, जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जो हमने पार्टनर के बीच में बांटे नहीं, फर्म ने ये अपने पास ही बचा के रखे हैं, क्योंकि फर्म को लगता है फ्यूचर में ग्रोथ करनी पड़ सकती है या कोई अन बोलते हैं ना अनसर्टेन एक्सपेंस या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस फ्यूचर में कोई हो सकता है, तो उनसे बोलते हैं ना कॉप अप करने के लिए बिजनेस ये प्रॉफिट बचा के रखती है। तो वो 4 टाइप के प्रॉफिट क्या होते हैं बताओ? पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आईएफआर। तो बेटा हमें ना यहाँ पर देखो कोई भी प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, चारों में से हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं दिख रहा। और वहीं एसेट साइड बेटा हमारे पास 4 टाइप के ऐसे आइटम होते हैं जिन्हें हमें राइट ऑफ करना होता है, यानी वो एक तरीके से लॉस होते हैं। तो 3 तो प्योर लॉस होते हैं जिनको हम फिक्टिशियस एसेट भी बोलते हैं। पीएनएल का डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एंड डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। और बेटा एक होती है परचेज गुडविल, जो हमें बैलेंस शीट के अंदर दिखती है एसेट साइड, उसको भी हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन एज पर AS 26, जो कि इंटेंजिबल एसेट के ऊपर बोलते हैं ना अपनी बातें बोलता है, और परचेज गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है। तो AS 26 कहता है कि अगर फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, चाहे चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, तो अगर कोई भी अगर परचेज गुडविल आपको बैलेंस शीट में दिखती है तो हम उसे राइट ऑफ करते हैं। तो टोटल 4 आइटम होते हैं बेटा,
जिसमें से 3 फिक्टिशियस एसेट और एक इंटेंजिबल एसेट होता है। तो यहाँ पर याद रखना P&L का डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये फिक्टिशियस एसेट होते हैं, प्योर लॉस होते हैं, तो इन्हें राइट ऑफ करना होता है। पार्टनर्स के बीच में ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और लास्ट होता है बेटा आपके पास एक इंटेंजिबल एसेट, जो परचेज गुडविल आपको यहाँ बैलेंस शीट में दिखती है, तो उसको भी राइट ऑफ करना होता है। तो 4 आइटम्स ऐसे होते हैं जिन्हें राइट ऑफ करना होता है पार्टनर्स के बीच में एज अ लॉस। तो देखो आपको ना लॉस, 4 टाइप के लॉस में से सिर्फ एक ही टाइप का लॉस दिखाई दे रहा है, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस। इसका पूरा नाम होता है P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो ये लॉस दिया है, तो क्या करेंगे इस लॉस का बेटा, पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो आप देखना मैं इस लॉस को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। क्या आपको बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। बैलेंस शीट का टोटल करके दिया है बेटा 48,590, और यहाँ पर बेटा नीचे एडजस्टमेंट में लिख दिया है। असली क्वेश्चन तो बेटा यहीं से स्टार्ट हो रहा है। कह रहे हैं क्यू रिटायर्ड ऑन द अबव मेंशन डेट, यानी 31 मंथ 2022 को आपका क्यू रिटायर्ड हो गया। और कुछ फॉलोइंग टर्म्स, यहाँ पे कुछ फॉलोइंग कंडीशंस रखी गई हैं, जैसे कि बिल्डिंग आपकी अप्रिशिएट हो रही है बेटा कितने 1000 से 7000 से। तो बताइए बिल्डिंग आपके पास पहले कितनी थी बेटा 23,000, पर आपकी बिल्डिंग कितने से इंक्रीज हो गई 7000 से। बाय लिखा है ना, बाय का मतलब होता है से, तो आपकी बिल्डिंग 7000 से इंक्रीज हो गई। तो बताइए आपको कैसा लगेगा? सर अच्छा लगेगा ना, हमारे बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो यस, ये जो बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई और जो आपको फायदा हुआ है एसेट के बढ़ने से, ये कहाँ चला जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। फिर उन्होंने कहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको बनाना है, बनाना है कितने परसेंट से? 5% पे। किसके ऊपर? डेटर के ऊपर। तो मुझे बताइए आपके डेटर्स हैं कितने? 8000 के, ठीक है। तो आपने ना ये 5% इसी 8000 रुपीज पे अप्लाई कर देना है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब क्या है बेटा, कि देखो आपको अपने डेटर्स के ऊपर ना शक हो रहा है, डाउट हो रहा है कि शायद कुछ डेटर फ्यूचर में ऐसे निकल सकते हैं जो बिजनेस को पैसे देने से मना कर सकते हैं। डेटर का मतलब क्या होता है? ऐसे कस्टमर्स जिनसे हमें पैसा मिलना है, क्योंकि ये हमसे उधार गुड्स लेकर गए थे, क्रेडिट पे गुड्स लेकर गए थे। तो आज हमारी पार्टनरशिप फर्म को इनसे पेमेंट रिसीव करनी है, तो ये हमारे डेटर्स हैं बेटा, ठीक है। तो मेरे बच्चे कहने का मतलब क्या है कि अगर बिजनेस को लगता है कि कुछ डेटर शायद पैसे देने से मना कर सकते हैं फ्यूचर में, यानी बैड डेट हो सकते हैं, तो आज बिजनेस ने क्यू के रिटायरमेंट के डेट पे, जिस दिन क्यू रिटायर्ड हो रहा है उस दिन क्या बना दिया? प्रोविजन बना दिया। अब प्रोविजन के अंदर जो भी प्रॉफिट हम डालते हैं, क्योंकि प्रोविजन ना बेटा प्रॉफिट से क्रिएट होता है, तो जो भी प्रोविजन हम बनाते हैं ना, इसके अंदर जो भी प्रॉफिट हम डालते हैं प्रोविजन के अंदर, इसको ना हम अपनी मर्जी से अब कहीं और यूज नहीं कर सकते। इस प्रॉफिट को, जिसको हम प्रोविजन के अंदर डालते हैं, इस पैसे को तभी यूज किया जा सकता है जब ये पर्पस सामने आता है, जिस पर्पस के लिए हमने ये प्रोविजन बनाया है। लाइक हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया है, तो कभी फ्यूचर में जब बैड डेट होंगे तो ये पैसा प्रोविजन का यूज किया जाएगा। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? तो प्रोविजन ना काइंड ऑफ लायबिलिटी होती है बेटा बिजनेस की, क्योंकि इसके अंदर जितना भी पैसा बिजनेस सेव करती है प्रोविजन के अंदर, इसको अपनी मर्जी से कहीं भी इधर उधर यूज नहीं कर सकती। ये सर्टेन पर्पस के लिए ही यूज किया जाता है, जिस पर्पस के लिए प्रोविजन बना है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा बेटा। मैं तो काफी टाइम से प्रोविजन के बारे में आपको समझा ही रहा हूँ, सोचा इस बार भी समझा दूं, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना रहे हैं अपने डेटर्स के ऊपर 5% का। तो अगर आप 8000 का 5% अप्लाई करते हो बेटा, तो ये कितना आएगा? 400। इट मीन्स कि आपकी 400 की लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, आप 400 का प्रोविजन बना रहे हो। तो सोचो लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो ऐसे में बेटा बिजनेस का होगा नुकसान, और ये नुकसान कहाँ चला जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। थर्ड पॉइंट में लिखा है द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज 18,000, कि फर्म की गुडविल कितनी दी है? 18,000। एंड एडजस्टमेंट टू बी मेड बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ द गुडविल, और जो कि फर्म की गुडविल का एडजस्टमेंट किया जाएगा बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ द गुडविल। देखो बेटा, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं लगभग, उनमें होता क्या था कि फर्म की गुडविल हमें दी होती थी, हम स्पेसिफिकली किसकी गुडविल निकालते थे? रिटायरिंग पार्टनर की। और फिर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होते थे, जो पार्टनर्स आगे भी कंटिन्यू करेंगे, उनसे गेनिंग रेशो में गुडविल लेकर हम रिटायरिंग पार्टनर को दे दिया करते थे। मतलब टिपिकली हम फर्म गुडविल का एडजस्टमेंट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में करा करते थे, क्योंकि यहाँ गेनिंग रेशो की मेजोरिटी ज्यादा होती है, गेनिंग पार्टनर्स की मेजोरिटी ज्यादा होती है रिटायरमेंट में। तो हम यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो ना लगाकर गेनिंग रेशो अप्लाई करते हैं। और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला भी आपको पता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। बट बेटा यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आप सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में एडजस्ट नहीं करेंगे गुडविल को, किस में करेंगे? एडजस्टमेंट टू बी मेड बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ द गुडविल।
तो मैं इसका कंसेप्ट आपको 2 मिनट समझा देता हूँ बेटा। और बेटा चाहे चैप्टर कोई सा भी हो, चेंज इन पीएसआर हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे आने वाला जो चैप्टर आपका है डेथ ऑफ पार्टनर, चाहे चैप्टर बेटा कोई सा भी हो, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आप फर्म गुडविल का अगर ट्रीटमेंट करते हो ना, तो इसका ट्रीटमेंट हर जगह हर चैप्टर में सेम रहता है। इसलिए मैंने ये ऑलरेडी चेंज इन पीएसआर में आपको सिखाया था। मुझे इतना क्लियर नहीं है चेंज इन पीएसआर या एडमिशन में मैंने इसका ट्रीटमेंट आपको बताया था रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ का मेरे बच्चे। मैं आज दोबारा यहाँ रिटायरमेंट में भी आपको बता रहा हूँ, तो क्लियर कर लेना, इसको भूलना मत। चाहे चैप्टर कोई सा भी हो, ट्रीटमेंट ऐसा ही रहेगा बेटा इसका, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ का। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई? तो 2 मिनट आप मेरे साथ चलें और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहले हम नॉर्मल ट्रेडिशनली जैसे करते हुए आ रहे हैं रेगुलरली अपनी क्लासेस में, एक बार देखते हैं कि अगर ट्रीटमेंट करते तो कौन किसको कितनी गुडविल देता। तो ऑब्वियसली बात है मेरे बच्चे कि हम बेसिकली अपनी गुडविल को एडजस्ट करते हैं सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में। एज्यूम कर रहे हैं कि अगर मान लो कि इस क्वेश्चन में भी हम सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में ही करते, तो फिर कैसे करते? तो हमें सबसे पहले चाहिए होता है गेनिंग रेशो। अगर गेनिंग रेशो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में न्यू रेशो दिया है कि नहीं दिया है। तो देखो पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लो बेटा, आपको यहाँ पे कहीं भी न्यू रेशो नहीं दिया गया है। इसका मतलब है आप यहाँ पे स्मार्ट वर्क लगा सकते हो। अगर क्यू पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है बेटा, तो पी और आर के बीच में जो रेशो बच रहा है वो बच रहा है 3:1। तो यही हमारा न्यू रेशो हो जाएगा और यही हमारा गेनिंग रेशो भी हो जाएगा। ओ माय गॉड सर, ऐसे कैसे? बेटा देखो ऐसा है कि जब हमने अपने न्यू रेशो का बोलते हैं ना कैलकुलेशन करना सीखा था, याद है आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जो हमारा पहला लेक्चर था, तो हमने न्यू रेशो कैलकुलेट करना सीखा था। तो हमने 2 केस देखे थे, केस 1 केस 2। केस 1 में क्या होता था, हमें सिंपल ये बताया जाता था कि हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स हैं, उसमें से एक पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, ओल्ड पार्टनर का शेयर ये रहा, और एक पार्टनर यानी क्यू पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है। तो बताइए न्यू रेशो क्या होगा? तो हम कहते थे जो रेशो बच गया वही न्यू रेशो है, 3:1 पी और आर के बीच में। और क्योंकि क्यू अपना शेयर बिजनेस में छोड़कर जा रहा है, तो इसका शेयर कौन ले लेंगे? पी और आर। पर ये बताया नहीं जाता था कि क्यू का शेयर पी और आर कौन से रेशो में लेकर जाएंगे। तो हम ये मानते थे कि जो इनका रेशो बच गया ना 3:1, इसी में लेकर जाएंगे। तो हम इसी को ही न्यू रेशो मान लेते थे जो बच जाता था रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में, और इसी को ही हम अपना गेनिंग रेशो भी मान लेते थे। मतलब यही हमारा न्यू रेशो हो जाता था जो रिमेनिंग पार्टनर्स का रेशो बचता था, और यही गेनिंग रेशो हो जाता था। पर एक न्यू रेशो का केस 2 भी होता था बेटा, जहां पे ये बताया जाता था कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर पी और आर यानी रिमेनिंग पार्टनर्स कौन से रेशो में लेकर जा रहे। तो फिर वहां पे ना हम प्रैक्टिकली न्यू रेशो निकालते थे, कैलकुलेट करते थे, ठीक है। बट यहाँ केस 1 के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ तो बताया नहीं है ना बेटा, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि क्यू का शेयर पी और आर कौन से रेशो में लेकर जा रहे, तो हम यही मानेंगे कि जो क्यू अपना शेयर छोड़कर चला गया बिजनेस में, पी और आर इसको 3:1 में ही लेकर जा रहे होंगे ना। एवरीवन, आप सबको पता चल चुका है कि यहाँ पर गेनिंग रेशो आपका क्या है, 3:1 है। तो देखो जब हम अपने पार्टनर की गुडविल सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो के अगर अकॉर्डिंग यहाँ पर निकालते, तो यहाँ पर बेटा हम अपना पहले लिखते गेनिंग रेशो। तो पी और आर के बीच में गेनिंग रेशो कितना हो गया, 3:1। और बेटा फर्म की गुडविल कितनी है, हमें गिवन दे रखी थी 18,000। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो थर्ड पॉइंट पे हमें फर्म की गुडविल दे ही रखी है 18,000, तो हमने कॉपी किया एंड पेस्ट किया। यहाँ से हम किसकी गुडविल निकाल देंगे बेटा, क्यू पार्टनर ऑफ गुडविल, क्योंकि वो रिटायर्ड हो रहा है, अपना शेयर छोड़कर जा रहा है। क्यू सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा, तो हम क्यूज की गुडविल निकालेंगे। अगर फर्म की गुडविल है 18,000, तो बताइए क्यू अपना शेयर कितने से छोड़कर जा रहा है, 2/6 से। तो यहाँ पे बेटा हम 18,000 की मल्टीप्लाई कराएंगे 2/6 से, यानी फर्म की गुडविल की मल्टीप्लाई कराएंगे क्यू पार्टनर के शेयर के साथ। तो यहाँ पर सॉल्व करके जो गुडविल निकल कर आएगी वो किसकी गुडविल निकल कर आएगी बेटा, क्यूज की, जो कि आ रही है 6,000 रुपीज। अगर आप 6 को 18,000 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 3,000 टाइम कट जाएगा बेटा, 3 2 अगर करेंगे तो ये 6,000 आएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर बताओ क्यूज को ये गुडविल देंगे कौन, पी और आर, क्योंकि क्यू का शेयर कौन ले रहे हैं बेटा, अब पी और आर ले रहे हैं। तो फ्यूचर में गेन किन को होगा, पी और आर को। तो पी और आर ना पर्सनली गुडविल देंगे क्यू को, अगर हम एडजस्टमेंट करते हैं सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में। हालांकि हमें करना नहीं है, हमें रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ से करना है, बट मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ बेटा, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये वर्किंग समझा रहा हूँ कि अगर एज्यूम करो सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में करते तो कैसे करते। ये आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है, बस आपको रिकैप करने के लिए, कुछ बच्चे अगर नए हैं तो उनको समझाने के लिए मैं ये समझा रहा हूँ, ठीक है। तो बताइए पी बोलेगा और आर भी बोलेगा, चलो ठीक है भाई, क्यों हम आपको गुडविल देंगे क्योंकि हम दोनों गेन कर रहे हैं।
तो पी बोलेगा भाई देख क्यू तेरे को गुडविल चाहिए 6000 की, बट मैं तुझे 6000 में कितना हिस्सा दे पाऊंगा जितने से मैं गेन कर रहा हूँ। तो बताओ पी कितने से गेन कर रहा है, 3/4 से। तो 6000 का अगर 3/4 निकालते हैं बेटा, तो 4 के टेबल में 6000 1500 टाइम्स जाएगा। 1500 इंटू 3 अगर आप करोगे तो 4500 आएगा। वहीं आर भी कहेगा देख भाई क्यों, मैं भी आपको गुडविल पे करूंगा 6000, पर मैं उतना ही करूंगा जितने से मैं गेन कर रहा हूँ। तो आर कितने से गेन कर रहा है, 1/4। तो अगर 6000 का अगर हम 1/4 निकालते हैं तो 4 के टेबल में 6000 1500 टाइम्स आएगा। तो 1500 इंटू 1 करोगे तो 1500 आएगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम 4500 एंड 1500 को प्लस करते हैं तो वो 6000 ही आता है। यानी पी और आर पर्सनली गुडविल अब देंगे क्यूज को, और इसकी जनरल एंट्री भी आपने बेटा करी हुई है, आपने सब पढ़कर आ रखे हो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो यहाँ पे पी और आर की ना कैपिटल हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि पी और आर की कैपिटल से हम गुडविल ले रहे हैं और पर्सनली किसको दे रहे हैं, क्यू को दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पी और आर की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। कैपिटल आपको पता है रिड्यूस होती है तो कैपिटल लाइबिलिटी होती है बेटा बिजनेस के लिए, और लाइबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। बट यहाँ पर ना हम पी और आर की कैपिटल को बढ़ा नहीं रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो बिजनेस की लाइबिलिटी भी कम हो रही है, और जब लाइबिलिटी कम होती है तो फिर बैलेंसेस डेबिट किए जाते हैं। तो यहाँ पी और आर की कैपिटल तो हमने डेबिट कर दी क्योंकि इनकी कैपिटल रिड्यूस कर रहे हैं, बट क्यू की कैपिटल बढ़ा दी है क्योंकि क्यूज को ये अमाउंट हम दे रहे हैं। तो ऐसा में बेटा क्यूज की कैपिटल बढ़ेगी, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो क्यू का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। एंट्री वी पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट। 4500 1500 हमने डेबिट किया पी और आर में, और क्यू में क्रेडिट कर दिया 6000। अब देखो अगर अकाउंट में इसको शो करना है तो ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है, करते हुए आ रहे हो बेटा आप, ये सारी चीजें सब पता है बेटा आपको, बस थोड़ा रिवाइज कराना था, मैंने करा दिया। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल में बेटा अगर शो करना हो तो पी और आर गुडविल दे रहे हैं किसको, क्यू को, तो बाय पीस कैपिटल बाय आर्स कैपिटल करके हमने क्यू का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज कर दिया। पर अगर पी और आर क्यूज को कैपिटल दे रहे हैं तो क्यूज पी और आर से कैपिटल ले भी तो रहा है ना, तो 2 क्यूज कैपिटल करके हमने पी और आर का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस कर दिया। ये ट्रीटमेंट होता है गुडविल का जब आप इसका एडजस्टमेंट करते हो सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में, जो कि आप अभी तक जो भी क्वेश्चन आपने करे रिटायरमेंट में सब आपने ऐसा ही किया। ठीक है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा एक्सेप्शन में हो गया क्योंकि यहाँ पे इसने कहा कि एडजस्टमेंट जो करनी है वो करनी है रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ से गुडविल से। यानी आपको एक बार गुडविल रेज करनी है, फिर उस गुडविल को राइट ऑफ करना है, और तब जाकर आपको अपनी फर्म गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। तो हम अब आपको बेटा समझा रहे हैं कि फर्म गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है उसको रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ से कैसे करते हैं। और मेरा समझाने का मतलब ये भी है बेटा कि आप देखना कि जो अभी हमने एडजस्टमेंट करा था सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में गुडविल का, सेम यहाँ से भी ना बेटा रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ से भी सेम यही आंसर आता है, बस थोड़ा दिखाने का तरीका अलग होता है। तो अगर बेटा हम गुडविल रेस कर रहे हैं, सबसे पहले ना देखो हम गुडविल रेस करेंगे, हम करते क्या है बेटा इस कंसेप्ट में रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ में, पहले फर्म की गुडविल को बुक्स में लाते हैं। पर बेटा मैंने आपको पहले भी बताया कि फर्म की गुडविल को बुक्स में शो नहीं करते, क्योंकि ये फर्म की अपनी खुद की सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, और इसके लिए ना फर्म ने किसी को पेमेंट नहीं करी, कोई ट्रांजेक्शन इनकर्ड नहीं हुई। जब कोई ट्रांजेक्शन इनकर्ड नहीं हुई तो हम इसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, है ना। तो फर्म की गुडविल को कभी बुक्स में शो नहीं करते। बट अगर मैं आज गुडविल रेस कर रहा हूँ और इसे बुक्स में शो कर रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे बच्चे ना काफी कंफ्यूज हो जाते, कहते सर आप तो पहले बोला करते थे कि फर्म की गुडविल को बुक्स में हम शो नहीं करते, है ना, और अब आप शो कर रहे हो, ये तो गलत हो रहा है। देखो बेटा मैं गुडविल को रेस तो करूंगा, पर इमीडिएटली ना उसे राइट ऑफ भी कर दूंगा। और कंसेप्ट ये है कि अगर हम एक बार फर्म की गुडविल को बुक्स में लेकर आते हैं तो ओल्ड रेशो में लेकर आते हैं, और फिर उसके तुरंत बाद इमीडिएटली हम उसको राइट ऑफ भी कर देते हैं, कौन से रेशो में, न्यू रेशो में। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई। तो ये रूल होता है चाहे आप किसी भी चैप्टर में हो, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जहां पे भी फर्म गुडविल है बेटा, वहां पर बेटा सब में यही कॉमन बोलते हैं ना ट्रीटमेंट रहता है कि गुडविल आपको रेस करनी है ओल्ड रेशो में, और इमीडिएटली फिर राइट ऑफ करना है न्यू रेशो। अगर देखो गुडविल को रेस कर रहे हैं तो इट मींस बिजनेस में यानी बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम इसको फर्म की गुडविल को लेकर आ रहे हैं। तो बेसिकली हम ना फर्म की गुडविल को अपना अब एसेट दिखाते हैं कि ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, तो गुडविल अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं, इसे एसेट दिखा रहे हैं। अब फर्म की गुडविल थी कितनी, 18,000, तो हम इसे बुक्स में एज ए एसेट लेकर आ गए। पर ऑब्वियसली बात है ये एसेट अगर आया है तो कैसे आया, क्योंकि हमने इसको बोलते हैं ना कि लाने के लिए किसी को पेमेंट तो करी नहीं है, क्योंकि ये हमने गुडविल बिजनेस की इज्जत सेल्फ हार्डवर्क से क्रिएट करी है। ठीक है,
कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनाकर उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट बेचकर हमने ये रेपुटेशन अर्न करी है, तो इसके लिए हमने किसी को पेमेंट वगैरह थोड़ी करी। तो यहाँ पर ना ये माना जाता है कि जब गुडविल आप रेज कर रहे हो, तो इस गुडविल को लेकर कौन आ रहा होगा? पार्टनर्स लेकर आ रहे होंगे बिजनेस में। यानी एक तरीके से ये गुडविल इन्वेस्ट कौन कर रहा है बिजनेस में? पार्टनर्स। आपको पता है क्लास 11th में बेटा आपने पढ़ा था कि अगर पार्टनर्स बिजनेस में कैश लाते हैं, बैंक के थ्रू पैसा लाते हैं या एसेट के थ्रू अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो कैपिटल ही माना जाता है। तो यहाँ पर ना हम ये मानेंगे कि ये जो फर्म में गुडविल आ रही है, ये और कोई नहीं, ओल्ड पार्टनर्स ही लेकर आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर पी क्यू आर की कैपिटल ना बढ़ा देंगे। हम मानेंगे कि ये ना इनके कैपिटल का पैसा है, ये कैपिटल के थ्रू गुडविल ला रहे हैं। तो पीज क्यूज और आर की कैपिटल हम बढ़ा देंगे। बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि बिजनेस में हम एक एसेट लेकर आए हैं विद द हेल्प ऑफ पार्टनर। बोलो बात समझ में आई? और क्योंकि ओल्ड रेशो में पी क्यू आर इस गुडविल को लेकर आए हैं, तो इस गुडविल को बेटा मैं बांटूंगा पी क्यू आर के बीच में ओल्ड रेशो में। तो बताइए ओल्ड रेशो क्या था? 3:2:1। तो 3/6, 2/6, 1/6। अगर आप सॉल्व करते हो ना बेटा 6 के टेबल में 18,000 कितने टाइम्स आएगा? 3,000। 3 3 जा 9,000। वैसे ही इसका आएगा बेटा 6,000, आर का आएगा 3,000। यानी पी कितनी गुडविल ला रहा है? 9,000। क्यू कितनी गुडविल ला रहा है? 6,000। और आर कितनी गुडविल ला रहा है? 3,000। तो टोटल फर्म गुडविल कितनी आ गई बिजनेस में? 18,000। बोलो क्लियर है? एंट्री हुई गुडविल अकाउंट डेबिट टू पी टू क्यू टू आर्स कैपिटल। बोलो क्लियर है? यस। फिर बेटा हम क्या करेंगे? इस गुडविल को इमीडिएटली राइट ऑफ भी करेंगे। और बेटा अगर राइट ऑफ नहीं करेंगे ना, तो फर्म गुडविल के जो कंसेप्ट होते हैं ना, उनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। याद रखना, फर्म गुडविल को कभी भी हम बुक्स में शो नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसे राइट ऑफ भी करना पड़ेगा इमीडिएट। और कौन से रेशो में राइट ऑफ करेंगे बेटा? न्यू रेशो में। तो न्यू रेशो बोले तो मतलब जो आगे अब रेशो चलेगा, तो आगे रेशो जो न्यू रेशो चलेगा वो रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में चलेगा। और बताइए अगर हमारे पास 3 पार्टनर्स थे पी क्यू आर, तो क्यू तो रिटायर्ड हो रहे हैं ना, तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन बचे? पी और आर। तो ये गुडविल खत्म हो जाएगी बेटा, राइट ऑफ भी हो जाएगी किनके बीच में? पी और आर के बीच में। यानी ये माना जाएगा कि इस गुडविल को कौन लेकर जा रहे हैं? पी और आर लेकर जा रहे हैं। तो जब गुडविल आई थी तो डेबिट, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। पर जब गुडविल जाएगी तो वो एसेट हमारा रिड्यूस हो जाएगा, बिजनेस का डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा। तो उस गुडविल को हमने क्रेडिट कर दिया। पर ये गुडविल लेकर कौन जा रहा है? पी और आर। तो पी और आर की कैपिटल ना डाउन भी हो जाएगी, क्योंकि बिजनेस से अगर कोई एसेट लेकर जाता है तो बिजनेस फिर उसकी कैपिटल रिड्यूस कर देती है। देखो पहले ये एसेट लेकर आए तो कैपिटल बढ़ा दी, अब ये एसेट लेकर जा रहे हैं तो कैपिटल घटा दी। पर कैपिटल घटाएंगे किसकी? सिर्फ पी और आर की, जो आगे भी पार्टनर रहेंगे, क्योंकि क्यू तो छोड़कर जा रहा है ना। तो पी और आर के बीच में ये गुडविल बढ़ जाएगी। तो पी और आर की कैपिटल हम रिड्यूस कर देंगे बेटा, 18,000 को बांटेंगे, बट कौन से रेशो में? न्यू रेशो में। बताइए न्यू रेशो यहाँ क्या है? एज यूजुअल 3:1। याद है ना आपको? हमारा जो न्यू रेशो है वो है 3:1, जो बच गया है, ठीक है, वही न्यू रेशो है यहाँ पे। तो अगर हम 18,000 को 3/4 और 18,000 को 1/4 में बांटते हैं, तो पीज ये गुडविल कितनी लेकर चला गया घर वापस? 13,500 रुपए की। और आर कितनी लेकर चला गया? 4,500 रुपए की। तो बताइए रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ का कंसेप्ट समझ में आया? और अगर मैं सेम इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ ना बेटा, तो मैं देखो सबसे पहले यही बताऊंगा कि पहले पार्टनर ने गुडविल फर्म में लेकर आए, तो पी क्यू आर की कैपिटल बढ़ गई, तो बाय गुडविल अकाउंट पी क्यू आर ओल्ड रेशो में गुडविल क्रेडिट हो गई इनके अकाउंट में, ठीक है। तो बताइए कितने से क्रेडिट हुई? 9,000, 6,000 एंड 3,000। पर बेटा फिर इसी फर्म की गुडविल को हमने इमीडिएट राइट ऑफ भी करा पी और आर के बीच में। तो कौन से रेशो में करा? न्यू रेशो में। तो यहाँ पे पी कितनी गुडविल लेकर चला गया बेटा? 13,500। और आर कितनी गुडविल लेकर चला गया? 4,500। तो टू गुडविल अकाउंट, तो पी और आर की कैपिटल हमने रिड्यूस कर दी। अब आपने बेटा एक कंसेप्ट देखना है यहाँ पे, ध्यान से देखना। बताइए पी का जो अकाउंट है ना, पी के अकाउंट को देखो, अगर पी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, तो इट मीन्स कि पी का अकाउंट बढ़ रहा है। पी का अकाउंट डेबिट हो रहा है, इट मीन्स वो घट रहा है। आपको तो इतना पता ही होगा, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, कैपिटल घटती है तो डेबिट होता है। वो हम यहाँ एंट्री में भी देख रहे हैं, देखो जब कैपिटल बढ़ा रहे हैं तो क्रेडिट कर रहे हैं, जब कैपिटल घटा रहे हैं तो डेबिट कर रहे हैं। तो सेम अकाउंट में भी ऐसा ही तो होगा, ठीक है। तो बताइए पी का जो अकाउंट है ना, वो कितने से बढ़ा? बताइए 9,000 रुपीज से। पर पी का अकाउंट ना गुडविल को ले जाने से कितने से घटा? 13,500 से। तो अगर 9,000 में से 13,500 में से अगर ये 9,000 अगर हम एलिमिनेट कर दें, क्योंकि 13,500 नेगेटिव का है, 9,000 पॉजिटिव का है, तो अगर 13,500 जो नेगेटिव का है, अगर हम 9,000 में से इसको घटा भी देते हैं, तो भी मेरे बच्चे हमारे नेगेटिव में कितने बच जाएंगे? 4,500 बच जाएंगे। आप चाहे करके भी देख लो, पॉजिटिव है 9,000,
नेगेटिव है 13,500 पी के अकाउंट में। तो अगर 9,000 के पॉजिटिव बैलेंस को आप 13,500 के नेगेटिव बैलेंस से अगर नेट ऑफ भी करते हो और लेस भी करते हो तो भी कौन जीतेगा? माइनस का बैलेंस जीत जाएगा। कितने से? 4,500 से। और अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे आर का, तो आर का देखो, आर को कितनी गुडविल मिली थी जब बिजनेस में इन्होंने गुडविल रेस करी थी? तो ये माना गया था कि आर कितने की गुडविल ला रहा है? 3,000 की। तो आर का अकाउंट 3,000 से बढ़ाया, प्लस कर दिया। पर आर का अकाउंट घटाया कितने से? घटाया कितने से? 4,500 से। क्योंकि जब इस गुडविल को राइट ऑफ करा गया न्यू रेशो में, तो ये माना गया कि आर ये गुडविल घर लेकर जा रहे हैं 4,500 रुपए की। तो हमने आर का अकाउंट घटा भी दिया था टू गुडविल करके। तो आप बताइए कि अगर आर के अकाउंट में गुडविल के पैसे आए 3,000 और गुडविल के पैसे गए 4,500, तो अगर मैं इसे 3,000 को 4,500 से नेट ऑफ भी कर दूं, मतलब लेस भी कर दूं, तो भी माइनस का कितना बैलेंस बच रहा है? 1,500 बच रहा है। ओके। और अगर आप देखो मेरे बच्चे, अगर आप क्यू का देखो, तो क्यू का अकाउंट अगर आप देखो, तो क्यू कि जब हमने बोलते हैं ना कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करा था, तो कितने से करा था? 6,000 से करा था। ये माना गया था कि जब गुडविल रेज हो रही थी तो क्यू कितने रुपए की गुडविल ला रहे हैं? 6,000 की गुडविल ला रहे हैं। ये देखो, ठीक है, ला रहे हैं। पर राइट ऑफ तो नहीं हुआ क्यू के बीच में, क्योंकि ये न्यू रेशो में राइट ऑफ होता है और आगे पार्टनरशिप फर्म में क्यू तो रहेंगे नहीं। तो क्यू के बीच में ना कुछ भी राइट ऑफ नहीं हुआ, कुछ भी लेस नहीं हुआ क्यू का कैपिटल अकाउंट गुडविल के नाम से। तो आप बताइए, अगर हम देखें तो क्यूज का ना पॉजिटिव बैलेंस है 6,000 का। तो अब आप ये देखो, अल्टीमेटली अगर हम रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ करते हैं, है ना, ये रेज करी थी गुडविल और ये राइट ऑफ करी थी, तो आप देखो अल्टीमेटली नेट जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो यही तो पड़ रहा है कि क्यू की गुडविल बढ़ रही है 6,000 से, और पी और आर की कैपिटल, है ना, मतलब क्यू की कैपिटल बढ़ रही है 6,000 से और पी और आर की कैपिटल घट रही है 4,500 एंड 1,500 से। और सेम सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो से भी हमारा यही आंसर आता है कि क्यू की कैपिटल हमारी बढ़ी 6,000 रुपए से, बट पी और आर की कैपिटल घटी 4,500 एंड 1,500 से। यानी मेरे कहने का मतलब बेटा ये है कि चाहे आप एडजस्टमेंट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में करो, चाहे आप एडजस्टमेंट रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ में करो, आंसर बेटा सेम ही आता है। ठीक है। बस जब हम सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में करते हैं, तो यहाँ पे हम ना पार्टनर का अकाउंट ओपन करते हैं, यानी पार्टनर के थ्रू हम गुडविल को एडजस्ट करते हैं। पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर्स यानी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या देते हैं? गुडविल देते हैं। बट जब हम रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ से करते हैं, तो हम यहाँ पे पार्टनर का नाम यूज नहीं करते हैं, हम गुडविल अकाउंट ओपन करते हैं। पहले गुडविल रेज करते हैं, पार्टनर्स का अकाउंट बढ़ाते हैं ओल्ड रेशो में, और फिर गुडविल को राइट ऑफ भी करते हैं, पार्टनर्स का अकाउंट घटाते हैं, बट कौन से रेशो में? न्यू रेशो में। बोलो, क्लियर हुई आपको बात? तो अगर इस कंसेप्ट में अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट रह गया हो बेटा, तो आप इस वीडियो के अपलोड होते साथ ही कमेंट सेक्शन में अपना बोलते ना डाउट लिख सकते हैं। मैं एज फास्ट पॉसिबल आपके डाउट का बोलते ना रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। बट आई होप सो कि आप दोनों समझ गए हो कि दोनों जो मेथड है वो किस तरीके से वर्क करते हैं। दोनों मेथड बेटा बहुत ईजी हैं, चाहे रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ से करो, चाहे सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो से करो। अब देखा जाए तो रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ ज्यादा इजी है, क्योंकि एक बार गुडविल से रेस कर दो ओल्ड रेशो में, फिर गुडविल को राइट ऑफ भी कर दो फर्म की गुडविल को न्यू रेशो में, तो ये तुरंत हो जाता है। पर सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में ना हमें पहले गेनिंग रेशो चाहिए, फिर फर्म गुडविल, फिर फर्म गुडविल से हम रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकालते हैं, फिर हमें ये देखना होता है कि कौन पार्टनर, गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कितनी कितनी गुडविल देगा, ये हमें निकालना होता है। अगर एंट्री पूछी एंट्री मारनी होती है, अकाउंट में भी दिखाना होता है। तो कहने का मतलब है कि रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ ना एज कंपैरिजन टू सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो थोड़ा शॉर्टर है, जल्दी हो जाता है, बट ये एग्जाम में बहुत कम आता है। ठीक है। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब तो बेटा आप बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हो फर्म गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए। आपको तो ऐसा बोलना चाहिए, अजय भाई तुम कहीं से भी दो, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ से दो, तुम सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो से दो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम करके दिखा देंगे। बोलो, क्लियर है? अब देखो, अगर मैं सिर्फ लिखता गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 18,000, आगे कुछ भी नहीं लिखता, तो फिर सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग में करते, जो कि करते हुए आ रहे थे। पर यहाँ क्या बोला? एडजस्टमेंट टू बी मेड बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ द गुडविल, तो फिर हम रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ से ही करेंगे। बोलो, क्लियर हो गया? तो देखो, कम से कम मेरा 15-20 मिनट लग गया इसे समझाने में। तो आई होप सो कि आप इसे गलत नहीं करेंगे। ठीक है। फोर्थ पॉइंट में
लिखा है कि 2800 वॉज टू बी पेड टू क्यू इमीडिएटली, कि 2800 रुपये हमें पेड करने हैं क्यू को इमीडिएटली। क्यू रिटायर्ड हो रहा है बेटा, तो उसका एक लास्ट में बैलेंस आता है। तो कह रहे हैं उस बैलेंस में 2800 रुपये आपको इमीडिएटली पे करने हैं, बाकी बचा कुचा जो भी उसका कैपिटल का बैलेंस होगा उसको ट्रांसफर कर देना है उसके लोन अकाउंट में, जो कि कैरी करेगा एक इंटरेस्ट एज पर द एग्रीमेंट। ऑब्वियस सी बात है, अगर रिटायरिंग पार्टनर को आप सारी पेमेंट नहीं करोगे तो उसका जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो लोन माना जाएगा, और जितना डिले आप उसको उसका पैसा पे करने में, लोन का पैसा पे करने में आप करोगे, तो आपको एज अ पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा उस रिटायरिंग पार्टनर को। तो वही बात यहाँ लिखी है कि भाई जो बचा उसका, जो उसका कैपिटल का बैलेंस है उसको ट्रांसफर करना है लोन में, यानी लोन ट्रीट करना है, और वो लोन कैरी करेगा अपने साथ एक इंटरेस्ट। ठीक है, बताया नहीं है कितना है, बट नेचुरल सी बात है बेटा, लोन के कंटेक्स्ट में जब भी हम लोन की पेमेंट करने जाते हैं तो हमें इंटरेस्ट की भी पेमेंट करनी होती है। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है कि ये लोन कैरी करेगा अपने साथ एक इंटरेस्ट भी इन फ्यूचर। फिर फिफ्थ पॉइंट में क्या है कि रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू मेंटेन इक्वल कैपिटल बैलेंस बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। अब देखो लास्ट में क्या बोल दिया कि पार्टनर ना अपनी कैपिटल को इक्वल रखना चाहते हैं। अब देखो बात यह है कि कौन सी कैपिटल इक्वल रखना चाहते हैं, यहाँ तो नई फर्म की कैपिटल गिवन नहीं है, ये केस 1 तो है नहीं, तो यहाँ पे ना हमें बेटा पी और आर की एडजस्टेड कैपिटल चाहिए होगी। जैसे हम पी और आर की एक एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे, उनको प्लस करते साथ हमारे पास आएगी नई फर्म की कैपिटल, और नई फर्म की कैपिटल को हमें इक्वल कर देना है, यानी पी और आर के बीच में बराबर कर देना है। जैसे पी और आर के बीच में हम इक्वल कैपिटल बांट देंगे तो न्यू कैपिटल आएगी पी और आर की, फिर उसे एडजस्टेड कैपिटल ओल्ड कैपिटल से बेटा हम कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे कौन पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा या लेकर जाएगा, बट ट्रीटमेंट कैश अकाउंट से नहीं करेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट किससे करेंगे, करंट अकाउंट से। ठीक है, तो देखेंगे कैसे करते हैं। वैसे आपने ये एडमिशन में देखा है कि करंट अकाउंट से कैसे करते हैं, बट स्टिल यहाँ पर भी हम देख लेंगे बेटा। ठीक है, चलो क्वेश्चन की डिमांड है कि रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आता तो मैं रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाता, बट क्योंकि हम यहाँ पर बेटा प्रैक्टिस सेशन में अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर द वर्स्ट सिचुएशन, तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट तक जाएंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे सबसे पहले वर्किंग नोट प्रिपेयर किया, और यहाँ पे हमारा पहला वर्किंग नोट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का बना। यू नो कि मैंने यहाँ पर गुडविल का वर्किंग नोट क्यों नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पर ने बेटा हमें सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में थोड़ी ट्रीटमेंट करना है, यहाँ पे तो हमें रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ में करना है। तो सिंपल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाऊंगा, गुडविल को रेज करूंगा ओल्ड रेशो में, और फिर राइट ऑफ करूंगा कौन से रेशो में, न्यू रेशो में। तो इसके लिए कोई वर्किंग नोट की आवश्यकता थोड़ी है। इसलिए बेटा जब हमने वर्किंग नोट बनाया तो गुडविल का वर्किंग नोट ना बनाकर सीधा हमने किसका वर्किंग नोट बनाया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। तो यहाँ पे हमने एग्जामिनर को सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकाल कर दिया है बेटा। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म हम कैसे निकालेंगे, हमें एडजस्टेड कैपिटल चाहिए होगी रिमेनिंग पार्टनर्स दैट इज पी एंड आर की। अब देखो ऐसा है कि हम वर्किंग नोट पहले बनाते हैं, लास्ट में तो बनाते नहीं है, हम पहले बनाते हैं। और लास्ट में बेटा अगर बनाते हैं ना तो लास्ट में मुझे वो ज्यादा प्रैक्टिकल लगता नहीं है, क्योंकि फिर स्पेस छोड़ो तो प्रॉब्लम होती है। तो पहले ही अगर आप वर्किंग नोट बना लो तो वो बेहतर रहता है। तो वर्किंग नोट पहले बनाने में ज्यादा स्मूथनेस रहती है, ऐसा पर्सनली मेरा मानना है। बाकी अगर आपको यही वर्किंग नोट लास्ट में बनाने हो तो बना सकते हो। ठीक है, अब देखो हमें ना अभी फिलहाल के लिए एडजस्टेड कैपिटल नहीं पता, तो अभी मैं एडजस्टेड कैपिटल लिखूंगा नहीं, सिंपल बस एक छोटा सा फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दूंगा। ठीक है, जैसे ही एडजस्टेड कैपिटल पता चलेगी यहाँ पर मैं पी और आर के एडजस्टेड कैपिटल लिखूंगा, नई फर्म की कैपिटल निकाल लूंगा। फिर बेटा बी पॉइंट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मान लो अगर हम टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकाल लेते हैं तो फिर हम डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे इस टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म को कौन से रेशो में, इक्वल रेशो में। अब इक्वल रेशो देखो हमारा न्यू रेशो यहाँ है 3:1, क्योंकि स्पेसिफिकली कहीं भी इन्होंने न्यू रेशो हमें दिया नहीं है। तो वैसे तो हमारा न्यू रेशो है 3:1, और देखा जाए नई फर्म की कैपिटल न्यू रेशो में ही बटनी चाहिए। पर बेटा क्वेश्चन से बड़ा कोई नहीं होता। अगर क्वेश्चन ने कह दिया है कि हमें अपनी कैपिटल को इक्वल मेंटेन रखना है, तो इसका मतलब है कि हमने अपनी कैपिटल को इक्वल रेशो में ही बांटना है। हालांकि हमारा न्यू रेशो 3:1 था, आई एग्री, नई कैपिटल नई रेशो में बटनी चाहिए थी, बट उसने गाइड कर दिया कि हमें कैपिटल को इक्वल रखना है, इसलिए हम नई फर्म की कैपिटल को इक्वल रेशो में बांटेंगे, हाफ एंड हाफ, ना कि 3:1, 3/4, 1/4 में। बोलो क्लियर हो गया। हाँ, तो अभी ना देखो हमें नई कैपिटल पता नहीं है, वैसे तो मैंने निकाल के रखी हुई है, पर अभी हमें नई कैपिटल पता नहीं। जब नई कैपिटल नहीं पता तो हमें इंडिविजुअल पी और आर की, ठीक है, यहाँ पे गलती से बेटा मैंने क्यू लिख दिया,
आप इसको ठीक कर देना। ओके, क्यू नहीं है, ये आर है, ठीक है, क्योंकि क्यू तो रिटायर्ड हो रहा है ना, तो आगे तो पी और आर ही रहेंगे, तो इन्हीं की कैपिटल एडजस्ट होगी। तो देखो हमें नई कैपिटल नहीं पता, तो हम पी और आर की न्यू कैपिटल भी अभी नहीं निकाल सकते, बट यस हमें पता है इक्वल मेंटेन करना है, तो हमने हाफ एंड हाफ लिख दिया, बाकी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया। बोलो क्लियर हो गया? तो आंसर इज यस। अब हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स छोड़कर आगे चलेंगे। अब हम सेकंड पॉइंट में बनाएंगे बेटा अपना रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है, क्योंकि और कुछ वर्किंग नोट्स तो आपके बनेंगे नहीं, बस यही बनेगा यहाँ पे कैपिटल का, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का वर्किंग नोट। तो अब आप सिंपल सेकंड पॉइंट में बनाएंगे अपना रिवोल्यूशन अकाउंट। बेटा अगर रिवोल्यूशन की बात करूं तो बिल्डिंग आपकी 7000 से बढ़ रही थी, तो बिल्डिंग अगर आपके 7000 से बढ़ रही थी तो आपको पता है रिवोल्यूशन का फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड बेटा एक्सपेंस की होती है और क्रेडिट साइड इनकम की होती है, याद है ना। और रिवोल्यूशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, याद है ना? हाँ सर याद है। तो बताओ बिल्डिंग के बढ़ने से फायदा हुआ तो क्रेडिट साइड पे जाएगा, बिकॉज ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड बाय बिल्डिंग अकाउंट, लिखा 7000 से बढ़ा दिया। पर वहीं पे बेटा आपके पास ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी आपको मेंटेन करना था 5% का। तो अगर आप 8000 पे 5% मेंटेन करते हो, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 400 आ रहा था, तो प्रोविजन आप क्रिएट कर रहे हो, शक आपका डेटर के ऊपर बढ़ रहा है, तो प्रोविजन के अंदर जो भी प्रॉफिट हम बचाते हैं बेटा, वो बिजनेस के लिए एक तरीके से लाइबिलिटी है, क्योंकि उस पैसे को बिजनेस अपनी मर्जी से इधर उधर यूज नहीं कर सकता, एक्सेप्ट फॉर द पर्पस जिस पर्पस के लिए हमने ये प्रोविजन बनाया है। तो इसलिए बेटा ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, और अगर हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है प्रोविजन के नाम से, यानी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो ये हमारा नुकसान है। इसको हमने डेबिट साइड लिखा 400 रुपीज से। इसके बाद बेटा और कोई पॉइंट नहीं है थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो कि रिवोल्यूशन में जाने लायक है। थर्ड पॉइंट गुडविल से रिलेटेड है, इसका ट्रीटमेंट हम कैपिटल अकाउंट में करेंगे। फोर्थ में बोला है कि 20 को 2800 इमीडिएटली पे कर देना, बाकी लोन मान लेना, तो ये भी कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है। फिफ्थ पॉइंट में बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड बातें करी हैं, तो ये भी कैपिटल से रिलेटेड है, तो रिवोल्यूशन से रिलेटेड है नहीं, तो बस रिवोल्यूशन अकाउंट हमारा यहीं पे क्लोज होगा। बताइए इनकम साइड कितनी है? 7000 एंड एक्सपेंस साइड कितनी है? 400। तो इनकम साइड हायर साइड पे, एक्सपेंस साइड लोअर साइड पे है, तो आपका डेबिट में बैलेंस बच रहा है, और जो डेबिट में बैलेंस बच रहा है वो कितना बच रहा है बेटा? 6600। तो इसको हम मानेंगे प्रॉफिट, क्योंकि इनकम साइड क्रेडिट साइड हायर साइड पे और एक्सपेंस साइड लोअर साइड पे है, तो जो भी डेबिट में बैलेंस बचेगा वो प्रॉफिट होगा, और इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और बेटा पी क्यू आर के बीच में ये प्रॉफिट बांटा जाएगा, तो ये प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है बेटा? 6600 होगा ये। थोड़ा सा बेटा यहाँ पे मिस्टेक हुई है, इसको सही कर देना, 6600। तो अगर हम इसको बांटते हैं बेटा 3/6, 2/6, 1/6 में, क्योंकि जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है वो ओल्ड रेशो में बढ़ता है, क्योंकि ये बेटा जो एसेट्स और लाइबिलिटी रिवैल्यू हुए हैं ना, ये ओल्ड बैलेंस शीट से हुए हैं, तो ओल्ड बैलेंस शीट में तो आपके पार्टनर पी क्यू आर तीनों ही थे, तो इसलिए ना बेटा ये जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है ये ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो बटेगा। तो 3/6, 2/6, 1/6 में आपने ये प्रॉफिट बांटा रिवोल्यूशन का। एक को मिला रिवोल्यूशन का प्रॉफिट 3300, एक को मिला 2200, एक को मिला 1100, और टोटल करके बाहर लिख दिया 6600। क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा था, तो डेबिट साइड का टोटल भी 7000 आया, और अगर आप डेबिट का टोटल करते हो अब, तो ये भी 7000 ही आएगा। बोलो क्लियर है? द आंसर इज यस, स्मूथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे बेटा अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलरली बेटा बिजनेस के लिए क्या होती है? लाइबिलिटी होती है, ठीक है। मालिकों का पैसा बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट टू ईच अदर, दोनों अलग होते हैं बेटा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए मेरे बच्चे, जो भी पार्टनर पैसा लगाता है बिजनेस में, वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, और उसका नाम कैपिटल होता है, याद रखना, इतना तो सबको पता होगा बेटा, है ना। तो लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, बट अगर लाइबिलिटी घटती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। यानी अगर आप अपने अकाउंट, अपने पार्टनर्स के अकाउंट में पॉजिटिव चीजें, फेवरेबल चीजें डालोगे तो वो सब क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी। और अगर आप अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अनफेवरेबल चीजें पार्टनर्स को देते चले जाओगे, तो इससे मेरे बच्चे पार्टनर्स का अकाउंट रिड्यूस होगा और बिजनेस के लिए लायबिलिटी कम होगी, तो डेबिट होगा। इस अकाउंट में टोटल कितने आइटम्स आते हैं बेटा? इस अकाउंट में टोटल 6 आइटम्स आते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास पहला आइटम जो आता है बेटा वो आता है ओपनिंग बैलेंस, जिसको हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से। ओपनिंग बैलेंस, ऑलरेडी बिजनेस में पार्टनर्स की कैपिटल लगी होगी तो उसको हम ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। और क्योंकि
बिजनेस के लिए कैपिटल लाइबिलिटी होती है एंड ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड, तो क्रेडिट साइड से ही ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट हुआ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के। और ये ओपनिंग कैपिटल आपको कहाँ से मिलेगी? बैलेंस शीट से। पुरानी बैलेंस शीट में जाओ, देखो पी क्यू आर की कैपिटल कितनी है, 15,000, 10,000 एंड 10,000। कॉपी एंड पेस्ट किया। सेकंड पॉइंट, जो सेकंड ट्रीटमेंट होता है पार्टनर्स कैपिटल में, वो होता है रिवोल्यूशन के प्रॉफिट या लॉस का। तो बताइए, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया था अभी और क्या हुआ था आपको? प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट आपने पी क्यू आर के बीच में बांटा, 13,300, 2,200 एंड 1,100। तो अगर आप पार्टनर को प्रॉफिट दोगे बेटा, तो बाय रिवोल्यूशन अकाउंट करके आप पी क्यू आर का अकाउंट बढ़ा दोगे। 3,300, 2,200 एंड 1,100, कॉपी एंड पेस्ट। इसमें कोई दिमाग नहीं लग रहा है बेटा, बस आपको कॉपी एंड पेस्ट करते चले जाना है, ठीक है। बस साइड का ध्यान रखना, क्रेडिट में आएगा कि डेबिट में, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। चलो, थर्ड ट्रीटमेंट होता है गुडविल का, बट यहाँ पर ना देखो सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग में नहीं कर रहे हम। यहाँ पे पी और आर की कैपिटल की मदद से क्यू को गुडविल नहीं दे रहे, और फिर क्यू पी और आर की कैपिटल रिड्यूस नहीं कर रहा। यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हो रहा है ना, वो रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ में हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक बार गुडविल रेज करेंगे बाय गुडविल अकाउंट करके। मैंने अभी आपको बताया था बेटा ओल्ड रेशो में, तो पी क्यू आर के बीच में अगर आप फर्म की गुडविल को रेस करोगे, मतलब फर्म में अगर गुडविल लेकर आओगे, रेस करोगे, तो पी क्यू आर की कैपिटल बढ़ जाएगी, और 18,000 को 3/6, 2/6 एंड 1/6 में अगर आप बांटोगे तो 9,000, 6,000, 3,000। ये मैंने अभी आपको बताया भी था रफ में। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बाई गुडविल अकाउंट कर पी क्यू आर का अकाउंट बढ़ा देंगे, क्योंकि गुडविल रेज हो रही है ओल्ड रेशो में। और इसको फिर इमीडिएटली राइट ऑफ भी करेंगे टू गुडविल अकाउंट करके न्यू रेशो में। तो देखो पी और आर की कैपिटल, क्योंकि आगे कौन पार्टनर रहेंगे, पी और आर, तो उन्हीं के बीच में न्यू रेशो चलेगा। तो पी और आर के बीच में ये राइट ऑफ भी हो जाएगी फर्म की गुडविल इमीडिएटली। तो कितना आ रहा था ये, 13,500 और 4,500, तो हम राइट ऑफ भी कर रहे थे। ये देखो हमने राइट ऑफ भी कर दिया। इसको शेडेड रीजन में क्यों कर दिया बेटा, हाईलाइट क्यों कर दिया? बिकॉज ये फर्म गुडविल का ट्रीटमेंट है रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ से। क्लियर हो गया? चलो, तो ये थर्ड ट्रीटमेंट हो गया। फोर्थ होता है लुकआउट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ना बेटा हमारे पास सिर्फ प्रॉफिट तो है नहीं, कोई 4 टाइप के, मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, कोई प्रॉफिट है नहीं। और 4 टाइप के लॉस होते हैं जो राइट ऑफ करने होते हैं, बट उसमें से हमें एक ही लॉस दिख रहा है पीएनएल का 1,200, क्योंकि ये पुरानी बैलेंस शीट में था। पुरानी बैलेंस शीट में तीनों पार्टनर्स थे आपके पीक्यूआर। तो ये लॉस 1,200 का, जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड था, राइट ऑफ नहीं हुआ था बेटा, तो अब इसे पार्टनर्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो 3:2:1 में ये राइट ऑफ हो जाएगा, 3/6, 2/6 एंड 1/6 में। तो अगर 1,200 को अगर आप अपने पार्टनर्स के बीच में बांटते हो लॉस, तो पार्टनर्स का अकाउंट घटेगा, तो टू पीएनएल अकाउंट, ब्रैकेट में मैंने लॉस भी लिखा समझाने के लिए बेटा। तो आपने 6,400, 200 निकाल दिया। मुझे लगता है 1,200 को अगर आप 3/6 में, 2/6 में, 1/6 में बांटते हो तो आराम से कर सकते हो। 6 के टेबल में 1,200, 200 टाइम्स जाएगा, 2 3 जा 600, 2 2 जा 400 एंड 2 1 जा 200। ये देखो इतना आसान है। तो ये हमने लॉस बांट दिया। तो ये भी हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया, क्योंकि एक ही लॉस हमें दिख रहा था, प्रॉफिट कोई है नहीं, 4 टाइप के प्रॉफिट है नहीं, 4 टाइप के लॉस में से सिर्फ एक ही लॉस दिख रहा है पीएनएल का बैलेंस, तो वो हमने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। क्लियर है? बांट दिया। अब फिफ्थ पॉइंट होता है बेटा कि कभी कभी कोई पार्टनर बिजनेस का क्या लेकर चला जाता है, एसेट। तो पूरा क्वेश्चन बेटा हमने पढ़ लिया है, बट हमें कहीं से भी ये नहीं दिखाई दिया कि कोई पार्टनर बिजनेस का क्या लेकर जा रहा है, एसेट लेकर जा रहा है। इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पर हम करेंगे क्या, किस जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है उसे हम स्किप कर देंगे, क्योंकि कोई पार्टनर बिजनेस का एसेट लेकर जा ही नहीं रहा है, लिखा ही नहीं है कहीं। अगर देखो बोला होता ना कि कोई पार्टनर एसेट लेकर जा रहा होता, तो टू उस एसेट का नाम हम लिखते, और जो भी पार्टनर्स, चाहे वो पी हो, चाहे क्यू हो, चाहे आर हो, जो भी लेकर जा रहा होता, हम उसको उसके कैपिटल से रिड्यूस कर देते, पर यहाँ लेकर ही नहीं जा रहे, तो फिफ्थ पॉइंट स्किप हो गया। सिक्स पॉइंट किसका होता है बेटा, रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस निकालना, यानी लोन बैलेंस निकालना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्यू का टोटल करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम क्यू पार्टनर जो है अब उसका टोटल करेंगे। तो बताइए क्यू का जो साइड है वो कौन सा बड़ा होना है? तो ये कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट का नेचुरल साइड ना क्रेडिट ही साइड बड़ा होता है बेटा। तो क्यू का अगर हम टोटल करते हैं ना 10,000, 2,200, 6,000, तो ये प्लस करके 18,200 होता है। और क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, तो डेबिट साइड भी 18,200 आएगा। अब 18,200 डेबिट का टोटल है, तो आप देखिए क्यू को क्या कोई नुकसान हुआ था? हाँ सर, एक ही नुकसान मिला था 400 का, जो हमने बैलेंस शीट से पीएनएल का लॉस बांटा था।
तो अगर हम 18,200 में से 400 लेस करते हैं तो क्यू के डेबिट में कितना बैलेंस बच रहा है? 17,800 का बैलेंस बच रहा है। पर क्वेश्चन ये कह रहा था बेटा कि हमें इमीडिएटली 2,800 उसे पे करने हैं। तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चे? इमीडिएटली टू कैश अकाउंट करके, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट में कैश है, तो हम कैश से क्या करेंगे बेटा? इमीडिएटली टू कैश करके क्यू को पे कर देंगे 2,800। और अगर आप क्यू के कैपिटल को 2,800 पे करोगे तो ऑब्वियस सी बात है क्यू की कैपिटल कम होगी, माइनस होगी। तो टू कैश अकाउंट कर हमने 2,800 पे कर दी। तो बताओ 18,200 डेबिट का टोटल था, 400 आप लॉस के काट चुके हो क्यू की कैपिटल से, तो 17,800 बचा था। 17,800 में से 2,800 हम पार्टनर को कैश दे चुके हैं, क्यू पार्टनर को, रिटायरिंग पार्टनर को कैश दे चुके हैं। तो कितना बैलेंस बचा बेटा? 15,000। तो ये 15,000 का बैलेंस ना बेटा क्यूज का लोन माना जाएगा, और ये है आपकी बैलेंसिंग फिगर। ये निकाला आपने कि क्यूज के कैपिटल में इतना बैलेंस हमें प्रेजेंट हो रहा है 15,000, ठीक है। तो ये लोन है, और कल के दिन जब आप इसे पे करेंगे तो क्यू को इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा। तो वो फ्यूचर में कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो बात की बात है। बट यस, अभी हमारा क्यू का क्या निकल आया? लोन अकाउंट निकल आया, क्योंकि क्यू को हमने 15,000 की पेमेंट नहीं करी तो वो लोन बन गया। ओके, वैसे ही हम पी और आर का भी बैलेंस निकालेंगे बेटा। पी का टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का 27,300 और आर का आ रहा है 14,100। क्योंकि लाइबिलिटी अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, तो क्रेडिट ही साइड बड़ा होगा। तो क्रेडिट साइड का टोटल जो पी और आर का था वही हमने, बोलते हैं ना कि डेबिट साइड भी लिख दिया। अब 27,300 अगर पी के डेबिट का टोटल है, तो 27,300 से अगर कोई नुकसान हुआ है तो उस नुकसान को हम माइनस करेंगे। तो यस, एक 13,500 का नुकसान हुआ, एक 600 रुपए का नुकसान हुआ। तो अगर मैं लेस करूंगा तो मेरा जो बैलेंस बचेगा डेबिट में वो कितना बचेगा? 13,200, जिसको हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, और ये बनेगी हमारी बैलेंसिंग फिगर। यानी ये पी की कौन सी कैपिटल आ गई? एडजस्टेड कैपिटल, यानी एक ऐसी कैपिटल जो सारी चीजें ऐड एंड लेस करने के बाद है। वैसे हम आर की भी निकालेंगे। 14,100 में से बेटा आर को अगर नुकसान हुआ है तो वो लेस करेंगे, और यस 4,500 एंड 200 का नुकसान हुआ है, कैपिटल रिड्यूस हुई है। तो 14,100 में से हम 4,500 एंड 200 लेस करेंगे, तो आर का जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा बेटा वो कितना बचेगा? 9,400। बोलो क्लियर हो गई बात? द आंसर इज यस। अब बेटा देखो, जैसे ही हमने ये एडजस्टेड कैपिटल निकाली, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हमारे चल रहे हैं ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के चल रहे हैं, तो ये जो क्लोजिंग कैपिटल आती है ना, हम इसको बैलेंस शीट में नहीं लेकर जाएंगे। हाँ, अगर ये क्वेश्चंस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के नहीं होते, विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के होते, जैसे आप बोलते हैं ना प्रीवियस कुछ क्लासेस में जब आप कर रहे थे विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन, तो इसी कैपिटल को हम क्लोजिंग मानते थे और इसको कहाँ लेकर चले जाते थे? बैलेंस शीट में। बट क्योंकि ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है तो हम इसको क्लोजिंग कैपिटल मानेंगे। तो बट हम इसको यहाँ पर टिपिकली क्या बोलेंगे? एडजस्टेड कैपिटल। क्या बोलेंगे हम इसे? एडजस्टेड कैपिटल। ये हमारी एडजस्टेड कैपिटल आई, और क्योंकि ये हमारी एडजस्टेड कैपिटल है तो अब मैं बेटा इसको अपने वर्किंग नोट में लिख सकता हूँ। बोलो बात समझ में आ गई? तो मैंने क्या करा, देखो एडजस्टेड कैपिटल जो पी और आर की है उसे कॉपी किया 13,200 एंड 9,400 और अपने वर्किंग नोट में आकर यहाँ प्लस कर दिया। प्लस करते साथ बेटा हमारे पास नई फर्म की कैपिटल आ गई 22,600, और इसी 22,600 को मैंने हाफ एंड हाफ, क्योंकि पार्टनर्स अपनी कैपिटल को मेंटेन करना चाहते थे इक्वल कैपिटल बैलेंस के साथ, तो हमने दोनों पार्टनर्स के बीच में ये कैपिटल हाफ एंड हाफ कर दी, यानी इक्वल कर दी। तो बताओ दोनों पार्टनर्स के बीच में कैपिटल कितनी आई? नई कैपिटल। तो 22,600 का अगर हाफ एंड हाफ कैलकुलेट करते हो तो ये 11,300 और 11,300 आएगा। यानी नई कैपिटल जो पी और आर की आई बेटा वो 11,300 आई। बोलो बात समझ में आई? द आंसर इज यस। तो जो आपकी जो एडजस्टेड कैपिटल है ना बेटा, पहले तो हम उसे आगे अब ट्रांसफर करेंगे ऐसा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बेटा जो पी का एडजस्टेड कैपिटल है जो ब्रॉट डाउन होगा वो 13,200 होगा, और आर का कितना होगा बेटा ब्रॉट डाउन? 9,400। ये ब्रॉट डाउन हो गया, ये ओपनिंग कैपिटल बन गया। और ठीक बेटा हम लिखेंगे फिर अपनी क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल डेबिट में ही बचती है, क्योंकि ऐसा मानते हैं हम कैपिटल का क्रेडिट साइड बड़ा होता है डेबिट साइड छोटा होता है, तो डेबिट में ही बैलेंस बचता है। क्रेडिट से स्टार्ट होता है, डेबिट में बैलेंस बचता है कैपिटल का। तो जो नई कैपिटल हमारी निकली हम उसको डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, और नई कैपिटल हमारी पी और आर की कितनी निकली? 11,300, 11,300 कॉपी कर लिया। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे बेटा कि कौन सी कैपिटल बड़ी है, ओपनिंग की क्लोजिंग।
तो देखो ओपनिंग कैपिटल बड़ी है एडजस्टेड, तो दोनों तरफ ओपनिंग का टोटल आ गया 13,200, 30,200। आर का देखें, ओपनिंग यानी एडजस्टेड कैपिटल बड़ी है कि क्लोजिंग यानी न्यू कैपिटल बड़ी है, सर न्यू, तो दोनों तरफ न्यू कैपिटल का बैलेंस आ गया। अब आपको ये देखना है कि पहले पी की कैपिटल कितनी थी, 13,200 एडजस्टेड यानी ओल्ड कैपिटल, बट नई कैपिटल जो पी को करनी पड़ रही है वो कितनी करनी पड़ रही है, 11,300। तो आप मुझे बताइए कि पी को अपनी कैपिटल बढ़ानी पड़ रही है कि कम करनी पड़ रही है। सर ये तो कम करनी पड़ रही है, क्योंकि पी की कैपिटल पहले ज्यादा थी और अब कम करनी पड़ रही है उसे। तो इसका मतलब है पी की कैपिटल ना सर सरप्लस में थी, ज्यादा लगी हुई थी बिजनेस में, तो जितनी ज्यादा लगी हुई है ना वो अब अपने घर लेकर चला जाएगा। तो मेरे बच्चे मुझे बताओ, अगर 13,200 में से अगर हम 11,300 लेस करते हैं तो कितना बैलेंस आता है, 1,900 रुपए। तो ये कैपिटल लाएगा नहीं, पी लेकर चला जाएगा। पर क्योंकि यहाँ पर करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट हो रहा है, तो पी को ना जो पैसे पे किए जाएंगे वो करंट अकाउंट के थ्रू पे किए जाएंगे। अभी कैश नहीं दिया जा रहा पी के हाथ में, पर हम पी के करंट अकाउंट में बढ़ा रहे हैं ये पैसा। तो टू पीस करंट अकाउंट करके हमने 1,900 रुपए को विड्रॉ करा दिया पी की कैपिटल से, यानी माना कि पी अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, बट विद द हेल्प ऑफ पी करंट अकाउंट। अब इससे क्या होगा बेटा, पीस का ना करंट अकाउंट पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पी का जो ये बैलेंस है 1,900 रुपए, ये पी के करंट अकाउंट पर ट्रांसफर हो जाएगा। और कल के दिन ना ये पैसा बिजनेस ने, पार्टनरशिप हमने पे करना है पी को, तो ये पी करंट अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस हो जाएगा। तो ये बिजनेस के लिए बनेगा लाइबिलिटी, क्योंकि बिजनेस को फ्यूचर में पे करना पड़ेगा ये पैसा, ठीक है। और अगर आप आर का देखो मेरे बच्चे, तो आर की पहले कैपिटल कितनी थी, 9,400, ठीक है, 9,400। बट अब कैपिटल कितनी करनी पड़ रही, नई कैपिटल आर को 11,300। तो देखा जाए बेटा, आर की कैपिटल पहले कम थी और अब उसे कैपिटल ज्यादा करनी पड़ रही है, यानी पहले आर की कैपिटल डेफिशिएंसी में थी, कम थी। तो आर ना और पैसा लगाएगा। और अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना आएगा है इसका भी, 1,900। अगर आप 11,300 में से 9,400 लेस करते हो तो 1,900 आएगा। पर ये 1,900 ना आर लेकर नहीं जाएगा पी के जैसे, ये लेकर आएगा आर, क्योंकि आर की कैपिटल ना बेटा कम थी बिजनेस में। तो आर लेकर आएगा, पर किसके थ्रू, करंट अकाउंट के थ्रू। मतलब अभी वो पार्टनरशिप हमको कैश नहीं दे रहा, बट ये पैसा करंट अकाउंट से एडजस्ट हो रहा है, यानी इससे ना देखो आर का करंट अकाउंट ना नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आर के करंट अकाउंट से एडजस्ट किया जाएगा। तो आर का अकाउंट ना कम हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इट मींस कि बिजनेस ने आर से पैसा लेना है, बट किस नाम से, करंट अकाउंट के नाम से फ्यूचर में। तो ये बिजनेस के लिए एसेट है, क्योंकि पीस का करंट अकाउंट ना ये पॉजिटिव हो जाएगा और आर का करंट अकाउंट ना ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पी को पैसे देने हैं, आर से पैसे लेने हैं। क्योंकि पी कैपिटल लेकर जा रहा है, आर कैपिटल लेकर आ रहा है, पर क्योंकि अभी कैश ना लेकर गया है पार्टनर, ना ला रहा है, तो इसको करंट अकाउंट से एडजस्ट कर रहे हैं। तो एक का करंट अकाउंट पॉजिटिव बन रहा है, बट एक का करंट अकाउंट नेगेटिव बन रहा है। जिसका पॉजिटिव है पी का, उसको बिजनेस फ्यूचर में पैसा पे करेगी, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी। और जिससे लिया जाएगा, जिसका करंट अकाउंट नेगेटिव है, या किसका करंट अकाउंट नेगेटिव है, आर का, क्योंकि आर पैसा लेकर आएगा पर लाया नहीं है, तो उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे, और करंट अकाउंट के साथ एडजस्ट करते साथ आर का जो करंट अकाउंट है वो नेगेटिव हो जाएगा। और अगर नेगेटिव होगा तो इट मीन्स आर फ्यूचर में करंट अकाउंट का पैसा पे करेगा किसको, बिजनेस को। तो ये एसेट है, तो इस पे ध्यान रखना, इसको ना बिल्कुल भी लूज मत होने देना। इजी कंसेप्ट है, बस ध्यान में रखना, ठीक है। चलो, फिर इसके बाद हमने बेटा कैश अकाउंट भी बनाया। और कैश अकाउंट आपको पता है बिजनेस के लिए कैसा अकाउंट होता है एवरीवन, ये बिजनेस के लिए होता है एसेट अकाउंट। जितना कैश बढ़ेगा डेबिट, और जितना घटेगा उतना क्रेडिट। तो बताइए कैश का क्या हमारे पास पहले से बैलेंस था, हाँ सर कैश का ना हमारे पास पहले से ही बैलेंस था पुरानी बैलेंस शीट में, 4,700। तो बेटा हम इसको क्या करेंगे, यहाँ कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे, डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे, ओपनिंग बैलेंस को लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,700, ठीक है। और अब ये देखेंगे कि कहीं से पैसा आया और गया तो नहीं। देखो पैसा तो बेटा एक ही जगह गया है, क्यू को पेमेंट करने में। हमने क्यूज की कैपिटल को इमीडिएटली 2,800 पे करे थे, तो यहाँ तो डेबिट हुआ, क्योंकि हम क्यू की कैपिटल कम कर रहे थे कैश की मदद से। बट जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे, बिजनेस अपना कैश अकाउंट बनाएगी, तो यहाँ दिखाएगी भी तो कि हमने क्यूज को पे किया है, तो बाई क्यूज कैपिटल करके 2,800 हमने पे कर दी। अब देखो हमारे पास पैसा था ओपनिंग में 4,700, बट गया कितना, 2,800, तो बच कितना गया, 1,900। तो ये बना हमारा क्लोजिंग बैलेंस, जिसको हमने लिखा बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,900।
और ये दोबारा कल के दिन कहाँ से स्टार्ट होगा, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड से। तो ये क्रेडिट में बचा है, बट ये कोई नेगेटिव बैलेंस नहीं है, याद रखना, ये पॉजिटिव बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट में बच रहा है तो इट मीन्स डेबिट साइड, पॉजिटिव साइड बड़ी होगी, और जो क्रेडिट साइड है वो बड़ी नहीं है, वो क्या है, छोटी है, स्मॉलर है। तो इसलिए क्रेडिट में बैलेंस बचा है, और ये क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो इट मीन्स बिजनेस के पास अभी भी कितना कैश पड़ा है, 1900। दोनों साइड का टोटल कर दिया जाए तो बेटा 4700 क्योंकि डेबिट साइड बड़ी थी, तो क्रेडिट का टोटल भी वही आया। अब अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट लिखेंगे एज एट 1 अप्रैल 2022, या आप लिख दीजिए 31 मार्च 2022। बात एक ही है, एक दिन का अंतर होता है, ट्रांजिशन डेट्स होती हैं बेटा, फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो 31 मार्च भी लिख सकते थे, ठीक है, पर चलो मैंने यहाँ 1 अप्रैल 2022 लिख दिया, कोई गलत नहीं है बेटा। तो यहाँ पर लाइबिलिटी साइड को हम पहले सॉल्व करेंगे, बैलेंस शीट का तो फॉर्मेट यू नो वेरी वेल बेटा, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट। तो लाइबिलिटी साइड हम सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल, तो पी और आर की कैपिटल बेटा हमें दिख रही है, और नई कैपिटल लिखेंगे, जो नई कैपिटल निकाली थी बेटा हमने, तो कितनी निकाली थी, 11,300, 11,300, तो टोटल कितनी आ गई, 22,600। उसके ठीक बाद हम लिखेंगे क्यूज का लोन बेटा, क्योंकि क्यूज को हमने अभी भी कितने पैसे पे नहीं किए हैं, 15,000, तो ये बिजनेस के सर पे लोन बन गया, क्योंकि क्यू तो अब पार्टनर नहीं रहा, वो रिटायर्ड हो गया, तो इसलिए क्यूज का जितना बैलेंस है वो लोन है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, तो वो हमने यहाँ पर लाइबिलिटी साइड शो कर दिया। बाकी बची कुछ लाइबिलिटी आपको कहाँ से पता चलेगी बेटा, बैलेंस शीट से। तो बताइए, क्रेडिटर और बिल्स पेबल कोई चेंज नहीं थे, तो नई बैलेंस शीट में आते आते मैंने इनको एज इट इज लिख दिया, क्रेडिटर और बिल्स पेबल को कॉपी एंड पेस्ट 13,590। बोलो बात समझ में आ गई, हाँ। तो पुरानी बैलेंस शीट में और कोई लाइबिलिटी तो बची नहीं, तो बात खत्म। अब एसेट साइड में आते हैं, ठीक है, एसेट साइड में आते हैं, तो एसेट साइड में इन्होंने देखो पुरानी बैलेंस शीट में हमें दिए हैं करंट एसेट, फिर दिए हैं नॉन करंट एसेट, और पीएनएल का तो बेटा ये लॉस था, फिक्टिशियस एसेट, ये तो हम बांट चुके हैं, ये तो वैसे भी नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। तो बिल्डिंग लिखेंगे सबसे पहले, कितनी है, 23,000, पर क्योंकि बिल्डिंग में चेंज हो रहा था बेटा, बिल्डिंग हमारी बढ़ रही थी, याद है ना, एप्रिशिएट हो रही थी, लिखा था ना, बिल्डिंग एप्रिशिएट बाई 7,000 रुपीज, तो हमें अपनी बिल्डिंग को बढ़ाना भी पड़ेगा, 23 में 7,000 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30,000। स्टॉक बेटा अगर देखें तो स्टॉक हमारे पास कितना था, 11,690, बट कोई चेंज नहीं हो रहा था स्टॉक में, तो स्टॉक को हम एज इट इज लिख देंगे 11,690। उसके बाद बेटा हम लिखेंगे अपने स्टॉक के बाद डेटर्स, डेटर्स आएंगे बेटा हमारे 8,000, बट हम अपने डेटर्स के ऊपर प्रोविजन भी मेंटेन कर रहे हैं 5% का, जो कि 400 आ रहा था, याद है ना आपको, इसको हमने अपने रिवोल्यूशन अकाउंट में नुकसान भी दिखाया था, प्रोविजन बनाया था, हमें शक हो रहा था अपने डेटर्स के ऊपर 400 रुपीज का, कि शायद फ्यूचर में कुछ डेटर्स हमें पैसे देने से क्या करेंगे, मना। तो हमने 5% का प्रोविजन बनाया था 8,000 का, जो कि 400 निकल कर आया था। तो आज बेटा हम डेटर्स लिखेंगे 8,000 रुपीज के इनर कॉलम में, बट लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 400, तो हमारे नेट डेटर्स आ गए 7,600। हालांकि आप अपने प्रोविजंस को लाइबिलिटी साइड दिखा सकते हो, क्योंकि प्रोविजन लाइबिलिटीज ही होते हैं बेटा, बट इसका अल्टरनेट ट्रीटमेंट ये होता है कि अगर प्रोविजंस अगर किसी एसेट से लिंक करते हैं तो हम उन्हें उस एसेट से लेस भी कर सकते हैं। और ज्यादातर बेटा हमारा जो सीबीएसई बोर्ड, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं या स्टेट बोर्ड्स जो हैं, वो सब यही फॉलो करते हैं, तो हमने भी यही फॉलो कर लिया। हालांकि कोई बच्चा अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को लाइबिलिटी साइड लिखना चाहता है तो लिख सकता है, ठीक है। बैलेंस शीट का टोटल थोड़ा चेंज होगा, पर दोनों तरफ इक्वल होगा, और वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो हमारे नेट डेटर्स आ गए बेटा 7,600। फिर उसके बाद बेटा हमारी पुरानी बैलेंस शीट में क्या है, कैश, तो हमने कैश भी लिख दिया, पर हमारा ना कैश बैलेंस अपडेट हो चुका है, 1900 हो चुका है, तो हमने ना कैश अकाउंट 1900 लिख दिया। और इसके बाद मेरे बच्चे देखा जाए तो हमारे सारे एसेट्स खत्म हो गए, पर बेटा देखो यहाँ पर ना एक पॉइंट रह गया, करंट अकाउंट। आपको पता है पीस का करंट अकाउंट बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी, क्योंकि पी को हमने करंट अकाउंट का पैसा पे करना है, क्योंकि पी को अपनी कैपिटल रिड्यूस करनी थी, उसे ये पैसा दे देना चाहिए था, बट हमने दिया नहीं, करंट अकाउंट से एडजस्ट किया। इट मीन्स के पार्टनरशिप में बात ये मानती है कि हम पीस को फ्यूचर में पे करेंगे करंट अकाउंट का पैसा। तो यहाँ पर ना बेटा पीस का करंट अकाउंट ना बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होगा, और ये 1900 से आ जाएगा लाइबिलिटी साइड। वहीं करंट अकाउंट देखा जाए आर का बेटा, तो आर को ना पैसे लेकर आने थे, वो अभी लाया नहीं, तो उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट किया जा रहा है। और कैपिटल अकाउंट आर के बढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट किसके थ्रू बढ़ा रहे हैं, करंट अकाउंट के थ्रू। तो इससे ना आर का करंट अकाउंट नेगेटिव होगा, क्योंकि आर के करंट अकाउंट से पैसे लिए जा रहे हैं और यहाँ बढ़ा दिए जा रहे हैं।
तो इसलिए आर का करंट अकाउंट नेगेटिव होगा, और अगर आर का करंट अकाउंट नेगेटिव होगा तो फ्यूचर में आर करंट अकाउंट का पैसा लेकर आएगा बिजनेस में और वो बिजनेस को पे करेगा। तो आर करंट अकाउंट बेटा बिजनेस के लिए क्या है, एसेट, जिसका अमाउंट है 1900। ठीक है, 1900 था ना, तो 1900 आ गया, बात खत्म। अब बेटा टोटल आप कर सकते हो, बट टोटल करने से पहले आप एक बार रिवोल्यूशन अकाउंट में जाएंगे, देखेंगे कितनी एडजस्टमेंट्स थी। तो एडजस्टमेंट सिर्फ 2 ही थी। प्रॉफिट तो बेटा एक बैलेंस था, बट जो एडजस्टमेंट थी वो सिर्फ 2 ही थी। तो ये 2 एडजस्टमेंट आपने अपनी बैलेंस शीट में भी करी होगी। तो देखो, एक बिल्डिंग में हो गई और एक डेटर में होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से। तो दोनों एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं बेटा, तो इसका मतलब है हमने रिवोल्यूशन का कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। तो इट मीन्स कि अब मैं बैलेंस शीट का टोटल कर सकता हूँ। तो अगर हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे ना बेटा, तो बोथ साइड कितना आएगा, 53,090, 53,090। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी होता है खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बेटा जब हम मिलेंगे ना, तो हम एक क्वेश्चन और करेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि अच्छा होगा। हालांकि अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज कर कर नोट डाउन कर सकते हैं, या आप इसकी फोटो भी खींच सकते हैं। जैसा भी आप, आज तो सब बेटा स्मार्ट हो चुके हैं, तो आप इसे नोट कर लो या अपने मोबाइल फ़ोन में इसकी पिक खींच लो, और फिर घर में जाके आप क्या कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। और नेक्स्ट क्लास में जब मैं इसका सॉल्यूशन कराऊं तो आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, बोलो क्लियर होगी बात? ठीक है, चलो। तो अब आप एक काम करिए, आप ये क्वेश्चन जो आज हमने किया है इसको पॉज कर कर इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा आज का, जहाँ पर हमने फुल फ्लैज क्वेश्चन की। ठीक है, और हमने वर्किंग नोट्स भी बनाए। ठीक है, तो इसकी भी कॉपी कर लीजिए, और रिवोल्यूशन अकाउंट को भी कॉपी कर लीजिए बेटा। इसके बाद आप अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कॉपी कर लो। ठीक है, पॉज करके वीडियो पॉज कर लेना। ठीक है, और कैश अकाउंट, एंड लास्ट में हमने क्या बनाया, बैलेंस शीट। ठीक है, इसे भी कॉपी कर लेना। अगर किसी बच्चे को अगर गुडविल रेज ऑफ एंड राइट ऑफ ये अलग से देखना है ट्रीटमेंट, तो मैंने ये दिखा दिया, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। और सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में मैंने कंपेयर करके दिखाया था, तो आप अगर इसको भी कॉपी करना चाहते हो तो कर लो। वैसे इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको तो आता ही है। ठीक है, फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो आप कर लेना। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई? दैट्स इट। तो इसी के साथ बेटा हम आज की क्लास करते हैं फिनिश। ठीक है, और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, जो कि सेम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस 2 से ही बिलोंग करता है। हम अपने आज के ही कंसेप्ट को दोबारा आगे कंटिन्यू करेंगे मेरे बच्चे। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट बेटा यही रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने क्लासमेट स्टूडेंट्स के बीच में वीडियो को शेयर करें, जिससे कि जो बच्चे अकाउंट्स में अपने कंसेप्ट को अच्छा करना चाहते हैं वो अपने कंसेप्ट को अच्छा कर सकें, स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है, और अगर बेटा मैं थोड़ा सा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत अगर मेरी है, तो बस मुझे ना इसी चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगी, वही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। ठीक है, तो मेरे बच्चे मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अब टाटा बाय बाय, सही हो।